नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश चुनावों में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देने की तैयारी में अखिलेश यादव और बनाया है खतरनाक प्लान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में नहीं हुई राजनीतिक हिंसा, ये सब बीजेपी की है चाल, ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में जल भराव से पैदल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्योटो के नाम पर काशीवासियों को पीएम मोदी ने ठग लिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनावों में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देने की तैयारी में अखिलेश यादव, बनाया ऐसा खतरनाक प्लान। जी हां दोस्तों, वर्ष 2014 से पिछले 3 बड़े चुनावों में करारी हार झेल चुकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों से तालमेल के अलावा बड़े दलों के बागी नेताओं पर नजर बनाए हुए हैं। वर्ष 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 में विधानसभा चुनाव की हार का सामना करने के बाद सपा नेतृत्व का बड़े दलों से तालमेल को लेकर मोहभंग हो चुका है। 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का खामियाजा उसे करारी शिकस्त के साथ उठाना पड़ा था, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन को भी जनता ने नकार दिया था। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि कहावत को आत्मसात करते हुए सपा अध्यक्ष इस बार किसी बड़े दल को साथ लेने के बजाय छोटे दलों को गले लगाने के मूड में है। वहीं उनकी नजर बसपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों को असंतुष्ट नेताओं पर है, जिनकी मदद से वह चुनावी वैतरणी पर पार लगाना चाहते हैं। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोटों पर खास पकड़ बनाने वाली रालोद इस बार भी उनकी दोस्त बनी रहेगी। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी सपा का साथ नहीं छोड़ेगी और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में रालोद सपा उम्मीदवारों के पक्ष में खड़ा रहेगा। सपा ने महान दल के साथ भी गठबंधन किया है, जिसका प्रभाव खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा और सैनी जाति के मतदाताओं पर है। महान दल ने भी विधानसभा चुनाव में सपा के समर्थन की घोषणा की है। सपा के सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व की चिंता गैर यादव अति पिछड़ा वर्ग और गैर जाटव अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं को लेकर है, जिसका रुझान सपा के प्रति फीका पड़ा है और पार्टी को इसका खामियाजा पिछले 3 चुनावों में उठाना पड़ा है। पार्टी परंपरागत यादव मुस्लिम वोट बैंक पर खासी पकड़ बनाए रखने की पक्षधर है। सपा उन छोटे दलों के साथ गठबंधन को तवज्जो देगी जो अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बताया कि 11% यादव और 19% मुस्लिम वोट के साथ अति पिछड़ों और अनुसूचित जाति का साथ सपा को मिलता है तो पार्टी भाजपा को करारी टक्कर देने की स्थिति में होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 119 अति पिछड़ों को दिए, जिनमें राजभर, कुशवाहा और मौर्य शामिल थे। वहीं 69 टिकट जाटव दलित समुदाय के लोगों को दिए गए और यही कारण रहा कि उसे चुनाव में बड़ी सफलता हासिल हुई। सूत्रों ने कहा कि अब यही रणनीति सपा अपनाएगी और छोटी जाति आधारित पार्टियों को अपने में मिलाकर भाजपा को कड़ी टक्कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में नहीं हुई राजनीतिक हिंसा, ये सब बीजेपी की चाल, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कहीं भी राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने हिंसा को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताया। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के बाद हिंसा में उसके कई कार्यकर्ता मारे गए हैं तो हजारों राज्य छोड़कर बाहर चले गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1-2 छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक हिंसा की तरह पेश करना गलत है। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या आप लोगों को लगता है कि बंगाल में हिंसा हो रही है? ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में पीलिया हो गया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाजपा को यूपी में जाकर देखना चाहिए, जहां मृत लाशों को नदियों में बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसे नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। इसी प्रकार मोदी सरकार मुझे कंट्रोल नहीं कर पाती तो हमारी चुनी गई सरकार को हटाने के प्रयास कर रही है। उन्हें अपने इन प्रयासों को तुरंत रोकना चाहिए। ट्विटर को लेकर जारी विवाद पर भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में जलभराव से पैदल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, कहा क्योटो के नाम पर काशीवासियों को पीएम मोदी ने ठगा। जी हां दोस्तों, बादलों की मेहरबानी से बृहस्पतिवार को वाराणसी शहर पानी से भर गया। झमाझम बरसात के बाद गली मोहल्ले और सड़क के साथ घरों तक पानी जाने से लोगों को काफी दुश्वारी झेलनी पड़ी। जलभराव के कारण वाराणसी के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजय कुमार लल्लू ने बरसात के बाद शहर की सड़कों का पैदल ही जायजा लिया। प्रदेश
अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का यह आलम है तो प्रदेश के अन्य शहरों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी सरकार अब उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योटो के नाम पर बनारस वासियों को यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छलावा किया है। काशी क्योटो तो नहीं बन सकी, लेकिन यह जरूर है कि आज बारिश के कारण पूरे शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर निकल रहे हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पकड़ाकर भवन में यूपी कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व व्यापारियों संग बैठक की। कहा कि इस सरकार ने छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। कर्ज के बोझ से दबे व्यापारियों ने सबसे अधिक आत्महत्या किया है। सभी प्रकार के छोटे उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गया है। क्योटो के नाम पर काशी वासियों को स्थानीय सांसद प्रधानमंत्री जी छलावा किया है। जापान के पीएम संग झूला झूले और आज काशी को खस्ताहाल बदहाली पर छोड़ दिए। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस सरकार में मंडियों की व्यवस्था चौपट होने से किसान बेहाल है। किसानों पर 3 काले कानून थोप दिए गए, इसलिए किसान आक्रोशित और आंदोलित है। सच तो यह है कि भाजपा ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। नौजवानों से रोजगार देने के नाम पर छल हुआ। 2022 में भाजपा की विदाई तय कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार का मूल कार्य झूठा प्रचार, प्रसार, मार्केटिंग, मीडिया ब्रांडिंग है। धरातल पर कार्य शून्य के बराबर है। कहा कि समाज में भेदभाव और विपक्ष के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई होने से भाजपा सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है। अच्छे दिन की जनता की उम्मीदें टूट गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब बस गिने चुने दिन ही रह गए हैं। 2022 में भाजपा की विदाई तय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर के बहाने ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, बोली वो हमें करना चाहते हैं जमीन दोस्त। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ट्विटर पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। वह उसे जमींदोज करना चाहती है। इसी तरह वे मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वे मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। उन्हें यह बंद करना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चक्रवात याद से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को कोई राशि नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर को कथित तौर पर नियंत्रित करने की भाजपा नीति केंद्र सरकार की कोशिश को बृहस्पतिवार को निंदा की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं। वे ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते तो अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र हर उस व्यक्ति के साथ यह कर रहे हैं जिसे अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं। वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मेरी सरकार को भी प्रभावहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर का भारत में कानूनी सुरक्षा कवच देश की सूचना के प्रौद्योगिक नियमों का अनुपालन नहीं करने और नए दिशा निर्देश के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने से छिन गया है। अब तीसरे पक्ष की गैर कानूनी सामग्री की वजह से ट्विटर पर भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी रहने के भाजपा के आरोपों पर बनर्जी ने कहा कि यह भगवा पार्टी की चाल है और उसके दावे पूरी तरह से आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है। 1-2 छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन पर राजनीतिक हिंसा का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब भाजपा के साथ नहीं बनेगी शिवसेना की बात, सामना में आगे के चुनाव एनसीपी कांग्रेस संग लड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल तीनों दल आगे भी एक साथ ही चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना का मुखपत्र सामना के संपादकीय में इस बात की संभावना जताई गई है। शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि वह एनसीपी के साथ गठबंधन में भविष्य का चुनाव लड़ेगी। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि उसे विश्वास है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हर पार्टी ऐसा करने की कोशिश कर रही है तो शिवसेना और राकांपा महाराष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा प्रमुख शरद पवार इस तरह के गठबंधन के लिए उत्सुक हैं। राज्य में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इसके बावजूद एमपीसीसी प्रमुख नाना पटोले ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर पार्टी के अंदर विश्वास जगाने की कोशिश की है। शिवसेना के मुखपत्र के मुताबिक पटोले के मन में इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पटोले ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही होगा। उनके मन में कोई भ्रम नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें अनुमति देती है तो वह मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि जिस पार्टी को 145 विधायक मिलेंगे वह सरकार बनाएगी और उसका मुख्यमंत्री भी होगा। राजनीति में बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने के कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास संख्या नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। शिवसेना ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन से इनकार किया है। भाजपा नेता राव साहेब दानवे ने भी कहा कि भविष्य में भाजपा शिवसेना गठबंधन संभव नहीं है, इसलिए बीजेपी को अकेले ही चुनाव लड़ना होगा। संपादकीय में
सामना ने लिखा, दानवे ने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होते हैं, यह बिल्कुल सच है। दानवे पार्टी के प्रमुख नेता हैं, वह जो भी कहते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव का हौसला बढ़ा रहे हैं। क्या वे तय समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेगी, इसलिए भाजपा के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ना अनिवार्य। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, सबसे बड़ी सियासी जंग के लिए तैयार हो रहे अखिलेश यादव, यह है 2022 के लिए एसपी का गेम प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कभी शासन कर चुकी समाजवादी पार्टी एक बार फिर जोर लगा रही है। दल के प्रमुख अखिलेश यादव भी अपना ज्यादा समय पार्टी कार्यालय में ही गुजार रहे हैं। लगातार पार्टी के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठकें कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को यादव के जीवन की सबसे बड़ी सियासी जंग कहा जा सकता है। अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो 2017 के चुनाव की तुलना में यादव के पक्ष में कई चीजें सामने निकल कर आ रही है। इस दौरान न्यूज 18 ने विधायक और अखिलेश के करीबियों समेत सपा के कई नेताओं से चर्चा की। पार्टी में एकता वापस आती दिख रही है। चाचा शिवपाल यादव 2017 की तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में नहीं है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी आंतरिक परेशानियों से ही जूझ रही है। इस दौरान सपा मुसलमानों को यह संकेत देने पर विचार कर रही है। बसपा बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है। तीसरा, अखिलेश खेमे के एक नेता बताते हैं, यूपी में बीजेपी की ठाकुरवाद राजनीति के साथ साथ कोविड-19 स्थिति संभालने को लेकर जारी गुस्से का इस्तेमाल करने का सोच रही है। चौथा, अखिलेश ने 2017 में काम बोलता है कि नारे के साथ विकास मॉडल का प्रचार किया, लेकिन अब वे इस बात पर फोकस करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा विकास प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। पांचवा, अखिलेश ने गठबंधन के बजाय खुद की ताकत पर काम करने और जातिवाद के समीकरणों को सही बैठाने के लिए छोटी पार्टियों के साथ आने का फैसला किया है। पार्टी को लगता है कि 2019 में सपा को वोट करने वाले बसपा के अहम वोटर 2022 में सपा के साथ आ सकते हैं। अखिलेश खेमा लगातार यह कह रहा है कि दिल्ली मीडिया उन्हें एक आलसी राजनेता के रूप में दिखा रहा है जो कभी बाहर नहीं जाता और घर में रहता है। न्यूज 18 से बातचीत में एक सपा नेता ने कहा, अगर ऐसा होता तो सपा पंचायत चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे करती। अखिलेश ने बीते महीनों में किसान यात्रा की और साइकिल यात्रा की जो 40 जिलों को कवर करती है, लेकिन मीडिया ने इसे ठीक तरह से कवर नहीं किया और कहा कि वे दिखाई नहीं देते। एक अन्य नेता ने कहा कि कोविड संक्रमित होने के बाद उन्हें दूसरी लहर के दौरान घर में रहना पड़ा। सपा प्रमुख के करीबी बताते हैं कि उन्होंने अपना समय 403 सीटों के होमवर्क के लिए खर्च किया। उन्होंने कहा, कितने पार्टी अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में घंटों बैठते हैं। अखिलेश लखनऊ में होते हैं तो पार्टी कार्यालय में होते हैं, यह केवल मीडिया को नहीं दिखता। पार्टी के एक नेता ने बताया कि अखिलेश अगस्त में अभियान शुरू कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे तेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश को पूरा राज्य कवर करने में 2 महीने लगेंगे और पार्टी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, वे साइकिल, कार और चॉपर में अभियान चला सकते हैं, लेकिन बीजेपी साइकिल पर प्रचार नहीं कर सकती, यह हमारी यूएसपी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप तो प्रियंका ने साधा पीएम पर निशाना, कहा आस्था में अवसर तलाशना महापाप। जी हां दोस्तों, श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर एक जमीन की खरीदारी में लगे घपले के आरोप पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि खबरों के अनुसार मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा एक जमीन की खरीदारी में घपला हुआ है। प्रियंका ने कहा कि 2 करोड़ की यह जमीन सिर्फ 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली गई। कांग्रेस महासचिव ने जमीन खरीद को लेकर एक के बाद एक कई सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अयोध्या की एक जमीन को 18 मार्च 2021 को 2 लोग 2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। ये जमीन मंदिर निर्माण के लिए नहीं है, बल्कि मंदिर परिसर से दूर है। 2 करोड़ की यह जमीन सिर्फ 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ में खरीद ली गई, यानी जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से बढ़ गई। प्रियंका ने कहा कि क्या इस पर कोई विश्वास कर सकता है? मत भूलिए, यह सारा पैसा हिंदुस्तान की जनता द्वारा मंदिर निर्माण के दान और चढ़ावे के रूप में दिया गया था। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित बेनामे और रजिस्ट्री में गवाहों के नाम एक समान हैं। एक गवाह मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जो आरएसएस के पूर्व प्रांतीय कार्यवाहक रहे हैं और दूसरे गवाह बीजेपी नेता एवं अयोध्या के मेयर हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए इतना भुगतान हुआ है, लेकिन सूचना के अनुसार सर्किल रेट पर भी आकलन करें तो इस क्षेत्र की इतनी जमीन का दाम लगभग 5 करोड़ रुपए होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा कि अखबारों में आई खबरों के अनुसार भी राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी की ओर से भी ट्रस्ट के संचालन में मनमानेपन व पारदर्शिता का आरोप लगाया गया है
और रामलला के मुख्य पुजारी जी ने भी इस जमीन खरीद की जांच की मांग की है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति से प्रेरित होकर भगवान राम के मंदिर के लिए चढ़ावा दिया। हमारी कई सारी बहनों ने भगवान राम और माता सीता के प्रति श्रद्धा में अपनी जमा पूंजी को उनके चरणों में अर्पित किया। भगवान के चढ़ावे में तो कोई भी हाथ नहीं लगाता, उस चढ़ावे में लोगों की श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था मिली हुई होती है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी ने किया था, उनके बहुत करीबी लोग इसमें ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट का सीधा आशय भरोसे से होता है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि प्रभु श्री राम के नाम पर भक्तों द्वारा चढ़ाई गई पाई का इस्तेमाल आस्था से जुड़े सामूहिक कार्य में हो, न कि किसी घोटाले में। प्रियंका ने आगे कहा कि आस्था में अवसर तलाशने का कोई भी प्रयास करोड़ों भारतीयों की आस्था पर चोट है और महापाप का भागी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ है। देशवासियों की तरफ से हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे घोटाले की अपनी निगरानी में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमीन विवाद में नया खुलासा, ट्रस्ट ने उसी दिन 8 करोड़ में की थी एक और डील। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर एक और नया एंगल सामने आया है। जिस दिन राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, उसी दिन जमीन का दूसरा टुकड़ा ट्रस्ट के द्वारा 8 करोड़ में खरीदा गया। दूसरी जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे खरीदी गई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 18 मार्च को गाटा संख्या 242, 243, 244 और 246 से खरीदी गई। 1.208 हेक्टेयर जमीन वाले पहले हरीश पाठक और कुसुम पाठक के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ में बेची गई और फिर यह जमीन कुछ मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीद ली गई थी। 18 मार्च को ही राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक और जमीन खरीदी गई, लेकिन यह जमीन सीधे कुसुम पाठक और हरीश पाठक से ट्रस्ट ने खरीदी। 1.037 हेक्टेयर की इस जमीन का गाटा संख्या 242 था। इसे हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे 8 करोड़ में खरीदी गई थी। इतना ही नहीं, 11 मई को इसी टुकड़े से 695.678 स्क्वायर मीटर जमीन कौशल्या भवन के यशोदानंदन त्रिपाठी और कौशल किशोर त्रिपाठी ने राम मंदिर ट्रस्ट को मुफ्त में दी थी। सबसे अहम बात यह है कि जमीन सौदों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। ट्रस्ट के द्वारा जो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, उसका सर्किल रेट 5 करोड़ 80 लाख ही था, जबकि ट्रस्ट के द्वारा दी गई दलील में कहा गया कि जो जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई वह मार्केट रेट से काफी कम है। राजस्व विभाग से जुड़े एक बड़े अफसर की माने कि किसी भी जमीन को अगर सरकार लेती है तो शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट से 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अयोध्या नगर क्षेत्र में जो जमीन खरीदी गई वो सर्किल रेट से 3 गुना रेट पर ली गई है। अमूमन जब कोई निजी व्यक्ति, संस्था या ट्रस्ट जमीन खरीदती है तो वह कम से कम कीमत देने की कोशिश करती है ताकि पैसा बचाया जा सके, लेकिन 1.208 हेक्टेयर जमीन खरीदने के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट पर सर्किल रेट से 3 गुना पैसा देने का आरोप लग रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा पीएम की झूठी छवि बचाने के लिए कोरोना को फैलने की जगह दे रही है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने के प्रयास में कोरोना वायरस को फैलने का अवसर दे रही है और उसकी यह कोशिश लोगों की जान के लिए आफत बन रही है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि देश में तत्काल और पूरी तरह से टीकाकरण किए जाने की जरूरत है। मोदी सरकार की निष्क्रियता के कारण देश में टीके की कमी हुई है और भाजपा हमेशा की तरह असलियत पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है और बेतुके नारे गढ़ रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की नकली छवि बचाने के लिए कोरोना वायरस को फैलने की जगह दे रही है और इससे लोगों की जान जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि सरकार ने पैनल की सहमति के बिना कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का गैप बढ़ा दिया था। दरअसल मई में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे और कई सेंटरों पर वैक्सीन की किल्लत हो गई थी। तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस फॉर्मूले से खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन, नरमी के संकेत, क्या मोदी मानेंगे बात? जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की जिद से हटकर किसान संगठन एक सकारात्मक विकल्प पर विचार कर सकते हैं जिससे खेती किसानी की दशा दिशा बदल सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी आंदोलनकारी किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए सकारात्मक विकल्प पर विचार करने के लिए कहा है। किसान संगठनों में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि 500 से अधिक किसानों की शहादत व्यर्थ न जाए, इसलिए केंद्र से अगले दौर की बातचीत के लिए कोई सार्थक विकल्प लेकर जाया जाए। इसके लिए किसान संगठन सभी फसलों के लिए एमएसपी कानूनी गारंटी पर सहमति के लिए विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस पर सहमत होती है तो किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की जिद से पीछे हट सकते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हन्नान मुल्ला, जगजीत सिंह दल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उग्रान, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव और अभिमन्यु कोहर की ओर से 8 जून को जारी बयान मुताबिक देश का किसान बाजार में मिल रही कम कीमतों के कारण भारी नुकसान उठा रहा है। सरकार सिर्फ अपने अहंकार के कारण इस आंदोलन को इतना लंबा खींच रही है। पंजाब में मक्के का MSP 1850 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है, लेकिन किसान को सिर्फ 700 रुपए से 800 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। यह उनकी लागत मूल्य तक को भी कवर नहीं करता है। अन्य चीजों के साथ डीजल की कीमतों में वृद्धि अभी भी जारी है। इस तरह की स्थिति में कैसे एक किसान परिवार किसानी पर निर्भर रह पाएगा, अपना जीवन निर्वाह करेगा? किसान नेताओं ने सवाल उठाया है कि ऐसी स्थिति में सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपने वादे को कैसे पूरा करेगी? संयुक्त किसान मोर्चा सभी फसलों और किसानों के लिए MSP की गारंटी के लिए तत्काल एक कानून की मांग करता है ताकि फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से विरोध की आवाज को दबाने की बजाय किसानों की मांगों को जल्द मान लेना चाहिए। इधर आंदोलनकारी किसानों ने विरोध के अपने तेवर ढीले करते हुए हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा व जसपा गठबंधन सरकार के नेताओं को निजी कार्यक्रमों में बहिष्कार रद्द करने के फैसले से फिर से बातचीत के माहौल का रास्ता साफ किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।